आप ऐसे कैसे किसी लड़की पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हैं? वे आपके गाँव की लड़की है, आपको बिल्कुल भी इस पे भरोसा नहीं है? और आप तो इसके माँ-बाप हैं, आप भी कुछ नहीं बोलते इन गाँव वालों से। शिवराज ठाकुर पास में खड़ी लड़की जो बहुत ही डरी और सहमी खड़ी थी, आंखों में बस डर के आंसू आ रहे थे। उसे पता था उसको आज उस जुल्म की सजा मिलने वाली है जो उसने किया भी नहीं। उसके माँ बाप बुद्ध बने लाचारी और बेबसी से हाथ जोड़े बस पंचायत का फैसला सुन रहे थे। बेटा हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है मेरी बेटी बहुत ही सच्ची, नेक और पवित्र है, लेकिन कैसे साबित करें? सरपंच के खिलाफ तो नहीं जा सकते, न ही अपने गांव के खिलाफ। गौरी की माँ अपनी सिसकियों के साथ सब बयां कर रही थी और लाचार और बेबस खड़ी पंचों के आगे हाथ जोड़े माफ़ी की गुजारिश कर रही थी। इसको माफ़ी नहीं, इसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिसे देखकर गांव की तमाम लड़कियों को सबक मिल सके कि इतनी बेहुदा हरकतें हमारे गांव में करने की हिम्मत ना हो। उसमें से एक पंच खड़ा होकर गुस्से से उसकी तरफ उंगली उठाकर बोला। फिर क्या था, गांव वाले भी सारे मर्द जो अपने आप को कोई भगवान से कम न समझते थे, धीरे धीरे एक एक लोग गौरी पर उंगलियां उठाना और उसको अपनी अपनी सजा बताना शुरू कर दिए। कोई कहता इसको जिंदा जला दो, तो कोई कहता इसको पत्थर से मारो जब तक ये आखिरी दम न तोड़ दे, तो कोई कहता इसको पेड़ पे भूखा प्यासा बांधे रखो जब तक ये मर ना जाए। गौरी ये सब सुनकर फूट फूट कर रोई जा रही थी और उसे अपने बेगुनाह की माफ़ी मांग रही थी जो उसने की ही नहीं। की दरिंदगी भरी बातें सुनकर आखिर शिवराज ठाकुर का गुस्सा जैसे फूट गया। आप लोग का दिमाग खराब हो गया है? आप उसको सजा देने वाले होते कौन हैं? आप कोई भगवान है या कोई कानून जो उसको मौत की सजा सुना रहे हैं? कलेक्टर साहब, ये आपका कोई शहर नहीं है जो बड़ी बड़ी किताबें बातें कर रहे हैं। ये हमारा गांव है और यहाँ फैसला कानून नहीं, हम पंच करते हैं। और ये मत भूलिए, उसको ये सजा आपकी वजह से ही मिल रही है। आपने ही हमारे गांव की लड़कियों की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। उनकी बात सुनकर शिव का गुस्सा सातवें आसमान पे था। शिवराज ठाकुर जो इस गांव की नीची सोच से परे था, उसकी पोस्टिंग सिद्धार्थनगर जैसे छोटे से जिले में हो गई थी, जिसको जिले बने चंद ही दिन हुए थे। इसलिए अभी भी वहाँ गांव की तरह ही सारे फैसले और नियम थे। वहीं उसकी मुलाकात गौरी से हुई जो बड़ी ही नटखट शैतान सी लड़की थी। कहने को तो अभी वो 16 साल की थी, लेकिन शरारतें ऐसे जैसे अभी भी कोई छोटी सी बच्ची हो। शिव को वो गांव के बाहर बकरी चराते हुए मिली। जब शिवराज ने गांव के अंदर का रास्ता उससे पूछा तो उसने जानबूझकर उसे लंबा और बेहद ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता बता दिया था, जिसके कारण शिवराज ठाकुर को गांव पहुंचने में बेहद दिक्कत का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे वो अपने ऑफिस में पहुंच तो गया, लेकिन थक के बुरा हाल हो गया था और उसके असिस्टेंट वरुण का तो जैसे अंग अंग टूट रहा हो। वो वहाँ पे बेंच पर लेट गया। जब शिव ने उसको आवाज़ लगाई तो लेटे लेटे थके हालत में हाथ जोड़े बोला, सर अभी कुछ नहीं, अभी मैं ऐसी हालत में भी नहीं हूँ कि बैठ सकूँ, मुझे माफ़ करिए, मैं सोने जा रहा। कहकर वही बेंच पे सो गया। शिवराज ठाकुर भी कुर्सी पे बैठे बैठे आंखें बंद किए आराम करने लगे। हल्की धीमी धीमी कुछ लोगों की आवाज़ उसके कानों में पड़ते ही उसने जब अपनी आंखें खोली तो अपने सामने स्वागत के लिए आए सरपंच और कई गांव वालों पे पड़ी। वो सब उनके स्वागत के लिए वहां उपस्थित हुए थे और हाथ जोड़े उनका स्वागत कर रहे थे। शिवराज ठाकुर उनसे मिलकर बेहद खुश हुआ और उनको यकीन दिलाया कि आपकी जो भी समस्याएं हैं इस गांव को लेकर, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगी। और ये औरों की तरह कोई खोखले वादे नहीं बल्कि पूरे होने वाले वादे थे। गांव वाले भी नए कलेक्टर से बहुत खुश थे कि चलो कोई तो ऐसा कलेक्टर आया जो उनकी परेशानी को समझ सके। फिर क्या था, शिवराज ठाकुर जो अपने मेहनत और अपने काम पर से कभी पीछे नहीं हटता, उसने उसी समय से अपना काम शुरू कर दिया और गांव के सरपंच के साथ गांव का दौरा करने को बोला। अरे बेटा, अभी तभी तो आए हो, थोड़ा आराम कर लो, काम तो बाद में होते ही रहेंगे, सरपंच ने उससे मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन शिवराज को आराम से ज़्यादा अपने काम से प्यार था। उसने वरुण को उठने को बोला, लेकिन वरुण जो पूरी तरह से थक चुका था, उसने उसकी बात को अनसुनी कर दिया। उसके बार बार बुलाए जाने पर वो दूसरी तरफ करवट लेकर कान पे हाथ रखकर सो गया। शिवराज ठाकुर को हल्की सी हंसी भी आई, इसलिए उसे वहीं सोता छोड़कर सरपंच जी के साथ अपनी गाड़ी से गांव का दौरा करने चल दिया। वहां हो रही सारी
समस्याएं सरपंच जी उसको बताते और समझाते रहे। सड़क की स्थिति तो वो पहले ही देख चुका था। वो उनकी सारी बातें भी संजीदगी से सुन रहा था ताकि उन सब समस्याओं पर जल्द से जल्द काम शुरू कर सके। गांव वालों से भी मिलना चाह रहा था लेकिन वक्त कम था, इसलिए उसने किसी और दिन उनसे मिलने का फैसला किया। उनसे बातें करते करते और गांव की समस्या सुनने के कारण उसको रास्ते का भी नहीं पता चला कि वो किधर से आया, और वापस लौटते समय उसने अपनी गाड़ी उसी रुख में मोड़ी जहाँ से वो पहले भी वापस आया था। गौरी के बताने पे, अरे बेटा इधर कहाँ जा रहे हो, ये रास्ता तो बहुत लंबा है, आप इधर से चलिए, ये जल्दी ही गांव तक पहुँचा देगा। शिव अपने माथे के पे बल लिए चुपचाप वो सरपंच के बताए रास्ते पे चल दिया और पहले के मुताबिक आधे से कम समय में वो अपने ऑफिस पहुँच गया था। सरपंच उनसे विदा लेकर अपने घर चले गए। वरुण जो अब उठ चुका था और शिव का सामान पैक कर रहा था रूम पे जाने के लिए, अपने सर को आते देख खुश हो गया। सर आप आ गए, कैसा लगा गांव की गलियों में घूमकर, चक्कर आ गया ना? वो हंस हंसकर अपने कंधे उचकाकर बोल रहा था। शिव की एक गुस्से भरी नज़र से उसकी सारी हंसी गायब हो गई और वो चुपचाप उनका सामान गाड़ी रख के उनके आने का इंतजार करने लगा। पूरे दिन की थकान से अब उसका भी बदन टूट रहा था। रूम पे पहुंचकर उसने शॉवर लिया और रात का खाना खाकर आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। वहां पहुंचकर आंखें बंद किए लेटा था और वो गौरी को सोच सोचकर गुस्सा भी हो रहा था कि उस गौरी की बच्ची की वजह से उसे इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा। उसका मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था कि कैसे अपने मासूम और भोले भाले चेहरे से उसने उसको कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। उसे खुद को बेवकूफ़ बनने पे हंसी भी आ रही थी और अपनी थकान और बदन के दर्द में गुस्सा भी। वो उसे सोचते सोचते कब सो गया उसे कुछ पता भी न चला। स्कूल तो जा रही हो लेकिन सीधा घर आना, बाहर खेलने ना निकल जाना बच्चों के साथ। इस बार कोई शिकायत आई तो याद है ना, तुम्हारे बापू किसी की नहीं सुनेंगे और सीधा तेरा ब्याह कर देंगे और स्कूल के सपने बस सपने ही रह जाएंगे तेरे। गौरी की माँ उसके बाल बनाते हुए बीच बीच में उसके सर पे थपकी मारती और बाल खींचते हुए उसको समझा रही थी। आह माँ, धीरे, बाल दुखते हैं। और ये बताओ माँ, बापू को मेरे स्कूल से क्या परेशानी है, जब देखो यूं धमकी देते रहते हैं। उसने मुड़कर अपनी माँ से मुंह टेढ़ा करते हुए पूछा, जैसे अपने बापू पे गुस्सा कर रही हो। ये तो शुक्र कर अपने बापू का जो सबसे लड़के तेरी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, वरना देख तेरी उम्र की सारी लड़कियों के ब्याह हो गए हैं, सब अपने अपने ससुराल को कितने अच्छे से संभाले हैं। मेरी माँ तू भी ब्याह कर ले, क्यों पढ़ाई के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। गौरी की माँ जो बहुत परेशान रहती थी उसकी शादी के चक्कर में, उसकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, इसलिए वो ज़्यादातर गौरी को घर के काम में लगाए रहती थी। गौरी के स्कूल से आकर घर काम जल्दी जल्दी निपटा लेती ताकि उसको खेलने और पढ़ने का समय मिल जाए। लेकिन गौरी की माँ जब देखती उसने जल्दी काम खत्म कर लिया तो उसे बकरियाँ चराने को भेज देती ताकि घर के काम काज में मन लगा रहे और पढ़ाई से उसका दिल हट जाए। फिर भी गौरी खुशी खुशी बकरियाँ चराने ले जाती क्योंकि उससे उसको खेल कूद करने का मौका मिल जाता था और रात में सारा काम निपटा कर अपनी पढ़ाई भी करती। वो जितनी शैतान थी उतनी ही पढ़ने में होशियार भी। यही कारण था स्कूल के प्रिंसिपल के कहने पर गौरी के बापू 8वीं की पढ़ाई के बाद भी उसको आगे की पढ़ाई पूरी करा रहे थे, लेकिन उसकी शादी की चिंता उनको भी थी। वो भी चाहते थे पढ़ाई पूरी करके जल्द से जल्द उसकी शादी करा दे। शिवराज ठाकुर सुबह की सैर करके घर लौट रहा था। माथे पे पसीना, टी शर्ट भीगी हुई, तेज तेज कदमों को लिए जा ही रहा था कि उसकी नज़र गौरी पे पड़ी। वो अपने बालों की दोनों चोटियों को अपने हाथ से पकड़ते कूदते कूदते मस्ती में स्कूल जा रही थी। उसको सामने देखकर शिवराज ठाकुर सामने आकर खड़ा हो गया। लंबे चौड़े सीने से टकराते टकराते बच्ची अपने सामने शिव को देखकर वो हक्का बक्का रह गई। पसीने के कारण उसका चेहरा और चमक रहा था। गौरी उसे देखकर अपनी की गई उससे शैतानी याद आ गई और मन ही मन बड़बड़ाने लगी, ये कैसे यहाँ आ गया? मुझे तो लगा था कि कोई परदेसी बाबू होगा जो अब तक अपने शहर भी लौट गया होगा, लेकिन ये तो अभी तक ही जमा है। वो अपनी उंगलियों को चटकाते चटकाते हुए आखिर हिम्मत जुटाकर उसकी तरफ गुस्से से देखकर बोली, जी आप कौन? कोई काम है क्या मुझसे? ऐसे मेरे सामने
अचानक खड़े होते हुए शर्म ना आई आपको? अभी लड़ जाती मैं आपसे तो। शिवराज उसको बड़ी हैरत से देख रहा था और उसकी बिना मतलब की बातें सुनकर तो जैसे गुस्से में भर गया। वो उसकी तरफ गुस्से से आंखें सिकोड़ कर बोला, शर्म शर्म तो तुम्हें आना चाहिए उस दिन की हरकत के लिए। तुम उल्टा मुझसे कह रही हो, और बात तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें कुछ जानती ही नहीं। कम दिमाग की हो क्या? गौरी उसकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत हो गई, लेकिन उसको पता था कि गलती उसकी है, इसलिए अपने गुस्से को दबा लिया, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके वो वहाँ से भागना चाहती थी। उसने सोचा शायद अपनी मासूमियत से उसको वो भी पिघला लेगी और वो उसे छोड़ देगा। उसने धीमे लहजे में कहा, अपनी आंखें नीचे करते हुए बोला, मैंने क्या किया कि मुझे शर्मिंदा होना चाहिए? मैं तो आपको जानती भी नहीं, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शिवराज को उसकी मासूमियत से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो एक बार उससे भोले भाले चेहरे से धोखा खा चुका था और जान भी चुका था कि ये लड़की बहुत शातिर है। इसलिए उसने उसको डराने के लिए सख्त आवाज़ में बोला, अच्छा तो तुम मुझे नहीं जानती? ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये तुम्हारी बात पूरे गांव वालों को बताऊंगा। देखता हूँ उस समय भी तुम यही बोलती हो कि अपना गुनाह कबूल करती हो। ये बात सुनकर तो गौरी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वो आंखें फाड़े शिव को देखे जा रही थी और डर से माथे पे पसीना के मोती उभर आए। उसका पूरा नाटक उस पर उल्टा पड़ रहा था। वो हड़बड़ाते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए ना बाबू, अब दोबारा ऐसी गलती ना करूँगी, लेकिन कृपा करके किसी को ना बताना। उसने अपनी बातों में फिर से एक झूठ का साथ लिया और नाटकीय अंदाज में रोना शुरू कर दिया। बाबूजी, मेरा बापू बहुत जालिम है, बहुत मारता है मुझे। अगर उसे पता चला तो मेरी खाल उखाड़ देगा और स्कूल भी बंद करा देगा। मुझ पे रहम खाओ, मैं दोबारा अब किसी के साथ ऐसा मजाक ना करूँगी। शिवराज को कहीं ना कहीं उसकी बातों पे तरस आ गया और उसकी कही बातों पे पिघल भी गया। उसने उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया। वो सिसकियों के साथ रोते रोते उसके पास से स्कूल की तरफ निकल गई। आगे जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और मुड़कर उसकी तरफ मुंह बनाते हुए फिर से कूदते कूदते वहां से चली गई। शिवराज, जो इस बात से अनजान था कि उसके बातों में आधी सच्चाई थी तो आधी से ज़्यादा कहीं झूठ, वो उसके बारे में परेशान और उसके पिताजी के बारे में बुरा भला सोचता हुआ वहां से चला गया। क्या बात है वरुण, ये सब गांव वाले यहाँ क्यों जमा हैं? क्या दिक्कत हो गई इन सबको? शिवराज ठाकुर अपनी गाड़ी से उतरते हुए अपनी ऑफिस के सामने जमा भीड़ को देखते हुए पूछते हैं। वरुण शिवराज ठाकुर को आता देख उनके पास भागते हुए बैग पकड़ने आया था। सर, इन सबको पानी की सप्लाई को लेकर बहुत समस्या हो गई है, आप चलिए अंदर, सरपंच जी भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो उनका बैग पकड़ के उनके पीछे पीछे झुकता हुआ उनके साथ अंदर चल दिया। वहां पहुंचकर वो अपनी कुर्सी पर बैठ सरपंच जी को भी बैठने को बोलता है। सरपंच सारा मामला बताते हैं कि जहां से आपने पानी की सप्लाई जा रही है वो दूसरा गांव है और हमारा पानी का पाइप अपने गांव से नहीं आना देना चाहते। शिवराज सारी बातें ध्यान से सुन रहा था कि आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है। वो अपने मन ही मन सब सोच समझकर उसको तसल्ली देकर वहां से वापस जाने को कहा और उसने वादा भी किया कि आप सबकी दिक्कत जल्द ही खत्म हो जाएगी और पानी जल्द से जल्द आपके घर तक पहुंच जाएगा। उन सबके जाने के बाद उसने वरुण से गाड़ी निकालने को बोला। सर, आप थोड़ा आराम क्यों नहीं करते? अभी आपके ज्वाइन के हुए कितने दिन हैं? बस 1 महीना, और आपने तब से 1 मिनट की भी सांस नहीं ली। असिस्टेंट वरुण, जो अपने नए नए कलेक्टर के पीछे पीछे भागते हुए थक गया था, आखिरकार थक कर उसने शिवराज ठाकुर से आराम करने को बोल ही दिया ताकि उसे भी कुछ दिन आराम मिल सके। क्यों, अभी से थक गए क्या? अभी तो हमने कुछ ही जगह का दौरा किया है, अभी तो बहुत काम बाकी है। सिर्फ उसकी तरफ हल्के से मुस्कुराकर बोल रहा था। वो जानता था और काम से अब उसका तो बुरा हाल हो जाएगा। ये बात सुनकर सच में वरुण के चक्कर आ गए थे, आंखें नाचने लगी थी। वो हाथ जोड़े सिर से फरियाद कर रहा था, सर, धीरे धीरे काम करने में भी कोई बुराई नहीं है। हम कुछ दिन बाद चले तो कितना अच्छा होगा। आपको और मुझको थोड़ा सा ही सही लेकिन आराम मिल जाएगा। गाड़ी निकालो, हमें अभी जाना है। आखिर शिवराज ठाकुर गुस्से में उसको आदेश देते हुए बोल दिया। उनका गुस्सा देखकर वो भी जी जरूर कहकर रह गया। वैसे तो वरुण दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा कामचोर भी था।
या यूँ कहें उसे ऐसा कलेक्टर पहले कभी नहीं मिला जो इतना मेहनती और अपने काम को लेकर सीरियस हो। वो वहाँ पहुँचकर दूसरे गांव में बातें की और उनके हित और सबके भले की बातें समझाई, तो उनकी भी बातें समझ आ गई, क्योंकि पानी की समस्या तो उनके गांव में भी थी और सप्लाई से उनके गांव में भी पानी आता, और जो ज़मीन पे सप्लाई जा रहा था उसका मुआवजा सरकार दे भी रही थी। उस रात वो वहीं गांव में रुक गया ताकि सुबह भी उस गांव का एक बार और सही से दौरा कर ले। दीदी, अब तो मेरी पतंग दे दो, थोड़ी देर का कहकर मांगा था, अब देखो कितनी देर हो गई है। चुप कर, जब देखो रोता रहता है। देख, तेरी पतंग आसमान को छू रही। 5 मिनट और रुक, अभी दे दूंगी। गौरी अपनी बकरी चराने मैदान में गई थी। वहाँ बच्चों को पतंग उड़ाते देख वो भी एक बच्चे से पतंग मांग ली, ये कहकर अभी थोड़ी देर में दे देगी। लेकिन उड़ाते उड़ाते उसे होश ही नहीं था कि उसके थोड़ी देर कब हो गए। उस बच्चे के रोने की भी उसे फिक्र न थी और ना ही अपनी बकरियों की। तभी एक आवाज़ धीमे से उसके कान में पड़ी, अरे ओ गौरी, तेरी बकरियां उस पार खंडहर पे जा रही है, जल्दी पकड़ वरना इधर उधर हो गई तो आज चाची तुमको छोड़ेंगी ना। बकरियों का नाम सुनकर जैसे उसकी आंखें ही फैल गई। जल्दी से उसने उस बच्चे को पतंग पकड़ाया जो पतंग उसको पाने के लिए कब से रोता जा रहा था, और जल्द ही वह वहाँ से अपनी बकरियों को ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे बड़बड़ाते हुए भागी। आज गई तू तो गौरी, आज माँ छोड़ेंगी नहीं तुझे। और ये बकरियाँ कहाँ मर गई, दिखती भी नहीं। वो इधर उधर परेशान होते होते झाड़ियों को हाथ से हटाते उन्हें ढूंढ रही थी। जैसे जैसे उसको बकरियाँ मिल रही थी वो उनको एक जगह बांध रही थी ताकि ये फिर से गायब ना हो जाए। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। शिवराज ठाकुर उधर से गुजर ही रहा था। उनकी नज़र गौरी पे पड़ी जो अंधेरे में इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। वो अपनी गाड़ी रोककर उसके पास गए और उसको इतनी परेशान हालत में देखकर पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? उसने रोते रोते उसे सब बताया। पहले तो उन्हें उसे बेवकूफ़ी पे गुस्सा आया, लेकिन उसे खुद इतना परेशान हाल देखकर उसकी मदद करने लगे। आखिरकार दोनों ने मिलकर सारी बकरियों को ढूंढा और गौरी ने एक राहत की सांस ली। गौरी के घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो गई थी। उसका डर से बुरा हाल हो रहा था। शिवराज ठाकुर ने उसको शांत कराया। अपनी गाड़ी वालों को देखकर वो खुद गौरी के साथ घर पहुँचने के लिए उसके साथ चल दिया। जैसे जैसे उसके कदम गांव के अंदर पड़ रहे थे, लोगों की शक की नज़र उन दोनों को यूं चीर रही थी कि उन्होंने कोई बड़ा गुनाह किया हो, एक साथ इतनी रात में साथ आने का। गौरी भी डर से भूल गई थी कि अगर वो शिवराज के साथ अंधेरे में घर वापस जाएगी तो गांव वाले उसका कुछ गलत ही मतलब निकालेंगे। गौरी की माँ बापू के तो पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्होंने अपनी लड़की के साथ एक नौजवान मर्द को यूं उसके साथ आते देखा। वो अपनी बेटी को अच्छे से जानते थे, लेकिन वो अपने गांव के लोगों को भी अच्छे से जानते थे कि ये उन दोनों का साथ में आना कोई तूफान ही लाएगा। और यही हुआ। शिवराज ठाकुर सबको गौरी की बेगुनाही बताता रहा कि वो बेकसूर है, उसका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। लेकिन गांव वालों उसकी एक बार भी बात ना मानी, क्योंकि उनको अपनी इज्जत का झूठा ढकोसला जो करना था। जहां गांव के आदमी उस पर उंगली उठा रहे थे और सुझाव सुना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वहां की औरतें भी कम ना थी। उसको बदचलन, बेहिया, नए नए नाम से पुकारने लगी थी। पंचायत बिठाई गई और सब गांव वालों को बात सुनकर पंचों ने फैसला लिया कि गौरी को एक ऐसी सज़ा दी जाए जिससे गाँव की कोई भी लड़की उनकी इज्जत से खेलने की भी हिम्मत ना कर सके। उसको गांव की इज्जत से खेलने के लिए जिंदा जलाने का फैसला सुनाया गया और शिवराज ठाकुर को इस गांव में 1 मिनट और भी रुकने नहीं दिया जाएगा। अगर उसने भी पंचों की बात ना मानी तो उसे भी पत्थर मार मार कर घायल किया जाएगा। तो भला यही है कि कलेक्टर बाबू अपने शहर वापस लौट जाएं और दोबारा इस गांव में अपनी शक्ल ना दिखाएं। गौरी, जो ये सब चुपचाप सुन रही थी, उसके पैरों तली जमीन खिसक गई। उसके पैर ठंडे पड़ गए और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। आदमियों ने उसका हाथ पकड़ा और जमीन से घसीटते हुए पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया और पीपल से ही उसको बांध दिया ताकि उसको जला सके। जहाँ एक तरफ उसके माता पिता का रोना मचा हुआ था तो दूसरी तरफ गांव वालों की खरी खोटी बातें और हर तरफ से चिल्लाती आवाज़ें, इस बेगैरत लड़की को अभी जला दो। शिवराज ठाकुर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इस चीज़ का विरोध करने लगा, लेकिन उसको भी लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे जो हो सकता था वो गौरी के लिए करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि वो और गौरी बेकसूर है। वो पीपल के पेड़ पे बंधी डर से काँप रही थी। उसके चेहरे पे डर और बेबसी साफ दिख रही थी। उस समय शिवराज की नज़र पेड़ के पास रखी सिंदूर की डिब्बिया पे पड़ी, जो अक्सर वहाँ की औरतें पीपल की पूजा करने आती थी और सिंदूर चढ़ाती थी। उसने एक पल का समय गंवाए बिना वो सिंदूर की डिब्बिया खोली और गौरी की मांग में भर दिया और तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, यह मेरी पत्नी है और किसी ने अब इसे छूने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। कुछ पल जैसे सन्नाटा छा गया। पत्ते की सनसनाहट की आवाज़ें जैसे उस पल को गवाही दे रही हो। उसने गौरी को उठाया और अपने साथ अपने रेजिडेंस की तरफ चल दिया। सब चुपचाप उसे जाते देखते रहे। और करते भी क्या, अब वो उस इंसान की पत्नी थी जिस पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। सब धीरे धीरे फुसफुसाते हुए अपने घर की तरफ चल दिए। गौरी की माँ बाप भी एक सुकून और राहत की सांस लिए अपने घर चले गए। गौरी अभी भी डर से काँप रही। मौत उसे छूकर जो निकली थी। शिवराज उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया ताकि उसको डर का एहसास ना हो सके। डरो मत, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। गौरी डर से उसके बाहों में अपने आप को छुपा लेती है और शिवराज उसका डर खत्म करने के लिए कसकर अपनी बाहों में समेट लेता है। कुछ देर बाद यूं ही रोते रोते वो ऐसे ही सो जा गई। शिवराज उसे अच्छे से बेड पर लेटाकर चादर उड़ा दिया और सोफे पर वो टेक लगाए वो सब गुजरी बात याद करने लगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो बाल विवाह करेगा। वो इन सब के खिलाफ था। उसको पुरानी रीति रिवाज जो औरतों पे ज़बरदस्ती थोपी जाती थी उससे सख्त नफरत थी। और आज हालात ने उसे इस मोड़ पर ला दिया कि उसे खुद बाल विवाह करना पड़ा। वो गौरी को देख रहा था जो नींद में भी डर से काँप रही थी। वो रात उसके लिए बहुत ही भारी और बड़ी थी। सुबह गौरी की जब आँख खुली तो उसे फिर से चौंक गई। उसे कल की सारी बात फिर से उसके दिमाग में घूमने लगी। उसकी सूजी पड़ी आंखें फिर एक बार आंसुओं से भर गई। चादर को समेटे वो बेड पे सिमटी हुई बैठी थी। तभी शिव उसके लिए चाय लेकर कमरे में आया। उठ गई तुम? मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था। वो डरी सहमी हुई शिव को देख रही थी। डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो कल हुआ एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। शिवराज उसका बैग गौरी को थमाते हुए बोला, ये लो तुम्हारे कपड़े। सुबह इतनी जल्दी बाजार नहीं खुलती, इसलिए तुम्हारे घर से तुम्हारे कपड़े ले आया हूँ। अब ये लो और जाकर फ्रेश हो लो। गौरी ने जब अपने घर की बात सुनी तो उसकी तरफ बड़ी हैरत और लड़खड़ाई हुई आवाज़ के साथ पूछा, आप मेरे घर गए थे? मेरे बापू कैसे हैं? ठीक तो है ना वो? शिवराज ने उसकी आंखों में टपकते आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम खुद ही उनसे मिलकर पूछ लेना कि वो कैसे हैं। गौरी एकदम से खड़ी हो गई और खुश होकर कहा, क्या सच में हम घर जा रहे हैं? लेकिन उस खुशी एकदम से उदासी में छा गई जब उसे कल की सारी बातें याद आई और डर से फिर एक बार कांपना शुरू कर दिया। नहीं, वो लोग मुझे मार डालेंगे अगर मैं यहाँ से बाहर भी गई तो। शिवराज उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था। उसने उसको अपने पास बिठाया और हाथ पकड़कर उसको समझाया, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम मेरी पत्नी हो। तैयार हो जाओ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने घर में जाना है। गौरी इतनी दूर शहर जाने की बात से घबरा गई, लेकिन शिवराज का साथ अब उसे हर डर को भगाने में मदद करने लगा। शहर की चकाचौंध और रोशनी गौरी को जिंदगी में भी एक रोशनी भर रही थी। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, उसका गांव वालों के लिए डर भी धीरे धीरे जा रहा था। आखिर गाड़ी एक बड़े से दरवाजे पे जाकर खड़ी हुई। शिवराज उसका हाथ पकड़कर दरवाजे के बाहर खड़ा था कि शिव को देखकर उसकी माँ भागकर उसके पास आई और उसको गले लगा लिया। अरे बेटा, तुम कोई खबर भी नहीं दी तुमने आने की, अचानक से आ गए। जया जी की आवाज़ सुनकर और घर वाले भी जो नाश्ता कर रहे थे दरवाजे पे आ गए। तभी जया जी शिव के साथ खड़ी लड़की को यूं हाथ पकड़े देखा, जिसके कारण एक सिकन का बल उनके माथे पर आ गया और बड़ी हैरत से पूछा, ये कौन है तुम्हारे साथ? माँ, ये आपकी बहू है और मेरी पत्नी। शिव ने गौरी की तरफ आँख घुमाकर अपनी माँ से कहा। उसकी बात सुनकर जया जी बड़ी हैरत और गुस्से से कभी शिव को देखती तो कभी गौरी को।
उसके माथे पे लगे सिंदूर को देखकर उनकी आंखों में गुस्से से लाल हो गई। वो चिल्लाकर शिव से बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बोल रहे हो? ये और बहू, उसकी उम्र देखी है तुमने? जया जी के चिल्लाने से बाकी सब घर वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। गौरी उनके गुस्से से काफ़ी हद तक डर जाती है, लेकिन शिव उसका हाथ जो अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और मजबूती से पकड़ लेता है। उसके इस तरह पकड़े जाने से कहीं न कहीं गौरी को हिम्मत मिलती है। वो नज़रें झुकाए चुपचाप सब सुनती रहती है। जया जी के घर में कुछ देर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन शिव की दादी पूरी रीति रिवाज से जया जी को गौरी को अंदर बुलाने को कहती हैं। जया बेटा, मुझे नहीं पता क्या मामला है, लेकिन अगर घर के अंदर ही सब बात हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे घर की बहू है, इसलिए तुम इसके गृह प्रवेश करने की तैयारी करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। जया जी अपनी सास का कहर नहीं टाल सकी, इसलिए बिना मन भी उन्होंने गौरी को गृह प्रवेश कराया। गौरी ने चावल के कलश पे पैर मारकर अपनी छाप छोड़ते हुए घर में प्रवेश हुई। जया जी जो कब से इंतज़ार में थी कि ये सब रिवाज ख़त्म हो और कब शिव उनको सारा मामला बताए। वो शिव से पूछती हैं, अब बताओ आखिर तुमने इससे शादी क्यों की? अगर तुमको शादी करनी थी तो हमसे बताते, हम करवा देते। इसकी उम्र तो देखो, तुमको शर्म नहीं आई इस उम्र की लड़की से शादी करने में? हम तो ढूंढ ही रहे थे तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता, लेकिन तुमको तो अभी करनी ही नहीं थी शादी, तो अब कौन सी आफत आ गई जो इससे शादी कर लिया? शिव 23 साल का एक नौजवान लड़का था, उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन शिवराज को अभी शादी नहीं करनी थी। घर वाले भी उसके फैसले का सम्मान करते थे, लेकिन अचानक यूँ गौरी को देख जया जी बौखला गई। इसलिए शिव को सुनाने में उन्होंने कोई कमी न रखी। जया जी के बिना बताए शादी से वो टूट गई थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। शिव ने जब अपनी माँ को रोती देखा तो उसने अपनी और गौरी पे बीती सारी बात घर वालों को बताई कि उस गांव में गौरी के साथ क्या होने वाला था। अगर वक्त रहते वो ये फैसला ना लेता तो गौरी आज जिंदा भी ना होती। सब बड़ी हैरानी से उसकी बीती बातें सुन रहे थे। जया जी जो गुस्से में आग बबूला थी, उनकी गुस्से के आंसू अब नरमी में बदल चुके थे। वो गौरी को देख उसके दर्द भरी बीती सुन उनके आंखों में आंसू झलक गए। उन्होंने गौरी को अपने गले से लगा लिया और प्यार से सर पे हाथ रखकर कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी इस बच्ची पे इतना जुल्म हुआ है। अब कोई तुमको परेशान नहीं करेगा। हो सके तो अपनी इस माँ को माफ़ कर देना। जया जी अपने हाथ जोड़े उससे माफ़ी मांगने लगी। तभी गौरी ने उनका हाथ पकड़ अपना सरना में हिलाया। नहीं माँ, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने तो वही कहा जो सही था। मेरे हालात ने आप सबके सामने मुझे ऐसे लाकर खड़ा कर दिया। वो आगे बोल ही रही थी कि सिसकियों से उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। जया जी उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए उसे चुप कराती हैं। अब तुमको रोने की ज़रूरत नहीं। जिस हालात में तुमसे शादी हुई मैं जानती हूँ, उसमें तुमको संभलना मुश्किल है, लेकिन हम सब अब तुम्हारे साथ हैं। शिव और रिया की तरह ये सब तुम्हारा भी परिवार है। रिया भी खुशी खुशी गौरी को गले लगा लेती है। हाँ भाभी, अब आप आ गई हैं तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। आखिर आप तो मेरी ही उम्र की हैं। गौरी को यूँ भाभी कहे जाने पर शिव की आंखें गुस्से में भर जाती है। वो रिया को तिरछी नज़र से सतर्क करते हुए बोलता है, गौरी नाम है इसका, मैंने इससे शादी की है इसको बचाने के लिए, और अब ये हमारे घर में सबकी तरह ही एक सदस्य है, लेकिन ये शादी किसी तरह माने नहीं। वो तो गांव वालों की नीची सोच की वजह से ये कदम उठाना पड़ा, इसलिए बेहतर होगा आप सब भी अच्छे से जान ले। गौरी उसको हैरानी भरे नज़रों से देख रही थी कि एक तरफ तो घर वालों से ऐलान कर रहा था कि ये मेरी पत्नी है, और जब घर वाले समझ गए तो बोल रहा है कि शादी माने नहीं। लेकिन गौरी को भी शिवराज की बातें धीरे धीरे समझ आने लगी कि ये शादी जिस हालात में हुई है ये तो होना ही था। शिव का परिवार, दादी माँ, पिताजी, रिया, सब उसको बहुत ही प्यार और सम्मान से अपना लेते हैं। रिया बेटा, जाओ गौरी को अपने कमरे में ले जाओ। अपनी अच्छी सी ड्रेस भी गौरी को दे देना ताकि जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आए और नाश्ता कर ले। मैं शाम तक उसके लिए कपड़े ले आऊँगी। आप फिक्र न करें मम्मी,
आज से तो मेरा जो है वो गौरी का भी है, उसे जो भी पसंद आएगा वो उसे ले सकती है। रिया खुशी खुशी गौरी को अपने कमरे में ले जाती है। दिन भर सब उसको अपनी बातों में उलझाए रखते हैं ताकि उसको किसी भी पुरानी बातों से तकलीफ ना हो। लेकिन रात में खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रिया भी सो चुकी थी, लेकिन गौरी को नींद नहीं आ रही थी। वो बेड के किनारे सिमटी लेटी थी, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी दरवाजे पे एक दस्तक सुनाई दी। वो अचानक से घबरा गई। इतनी रात में कौन हो सकता है? वह घबराई हुई मन ही मन सोच ही रही थी। उसने पहले सोचा कि रिया को जगा दे, लेकिन नींद की धुन से मस्त रिया को उसे उठाने की हिम्मत न हुई। किसी तरह हिम्मत करके अपनी आंखों से आंसू को पोंछे दरवाज़ा खोला। अभी तक तुम सोई नहीं? मुझे पता था अभी भी आंसू की धाराएं तुम्हारी आंखों से निकल ही रही होंगी, इसलिए तुमको चेक करने आ गया। और देखो वही हुआ। वो शिव को देखकर पहले तो हैरान हो गई, लेकिन उसकी परवाह किए जाने पे वो उसके सीने पे लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मेरी वजह से इतनी तकलीफ़ उठाई, गांव वालों की बातें सुनी, और अब देखिए मैं यहाँ आप सब पे बोझ बनी बैठी हूँ। वो सिसकियों के साथ सिर से माफ़ी मांगे जा रही थी। उसे अपने सीने से लगा रोता देख उसके दिल में भी चुभन हुई। वो उसकी दोनों बाजुओं को अपने हाथों में पकड़े उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने करके प्यार से बोलता है, तुम बोझ नहीं हो, तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो। सब घर वाले तुम्हारे अपने हैं, इनको इनकी ही तरह प्यार दो, देखना कभी तुमको बोझ के एहसास नहीं होगा। रिया, दादी, माँ, पापा सब तुमको बहुत प्यार से रखेंगे। और आप? अचानक से उसके मुंह से ये शब्द अपने आप निकल जाते हैं। शिव भी उसके पूछे गए सवाल से परेशान हो उठा, क्योंकि ये शादी भले ही मजबूरी में की हो, लेकिन मांग तो उसने उसकी भरी ही थी। थोड़ी देर खामोश होने के बाद वो जवाब देता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा। अब रात ज़्यादा हो गई है, तुम सो जाओ और अपना ख्याल रखो। कल की सुबह तुम्हारे जीवन की नई सुबह जैसी हो। उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर वो उसको बोलता है और अपने कमरे की तरफ सोने चला जाता है। गौरी की भी परेशानी कहीं ना कहीं उसकी तसल्ली से कम हो जाती है और वो भी सो जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। उमेश जी उसका दाखिला भी रिया के स्कूल में करा देते हैं ताकि आगे की पढ़ाई में उसमें रुकावट ना आए। वो रिया के साथ उसके ही क्लास में पढ़ती है। शिवराज हमेशा उसे सम्मान देता, उसकी पढ़ाई का ख्याल रखता, उसकी हर ज़रूरत पूरी करता, मगर कभी उसे अपनी पत्नी की तरह नहीं देखा। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे सुबह का नाश्ता कर रहे थे। गौरी और रिया कॉलेज के लिए तैयार होकर आई और उन सब दोनों को देखने लग गए। बेटा, आज तुम दोनों यूनिफॉर्म में नहीं हो, कुछ खास है क्या स्कूल में? दादी ने बड़ी मासूमियत से सवाल पूछा। तभी रिया ने हंसकर जवाब दिया, दादी अब हम कॉलेज में हैं, हमें यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं। गौरी को रहते वहाँ 3 साल गुजर चुके थे, अब वो 19 साल की हो चुकी थी। वो जैसे तैसे वक्त बीतता गया वो भी इस माहौल में ढल गई थी, लेकिन अब वो चुलबुलापन कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका था। वो बस मुस्कुराकर धीमे से पूछे गए सवाल का जवाब देती और सबसे बहुत नरमी और प्यार से बात करती। जया जी के साथ काम में भी हाथ बटाने जाती, लेकिन जया जी उससे कुछ काम ना कराती, बोलती जब पढ़ाई ख़त्म होगी तो जो चाहे करना, लेकिन अभी नहीं। सबको गौरी बहुत पसंद थी, कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नज़र न लगे मेरी बच्ची को। जया जी गौरी के कान के पीछे काजल लगाकर बोलती हैं। शिव की भी नज़र गौरी पर टिकी हुई थी, क्योंकि वो सादे सूट और खुले बाल में बेहद खूबसूरत लग रही थी। दादी शिव को एकटक देख ही रही थी और हल्के से मुस्कुराकर बोली, अरे अपने घर वालों की नज़र ही नहीं हट रही, तो सोचो कॉलेज में क्या होगा इस बच्ची का। सब उनकी बात सुनकर हंस देते हैं और शिव भी अपनी नज़रें हटाकर नाश्ता करने लग जाता है। कॉलेज में पहुंचकर उनको अंकित मिलता है, जो शिव के दोस्त का छोटा भाई था। अरे अंकित, तुम यहाँ कब आए और मुझसे बताया भी नहीं। रिया, जो अंकित के बचपन की दोस्त थी, लेकिन अंकित के पिता का ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया था, जिसके कारण वो वहाँ शिफ्ट हो गए थे और अब फिर अपने शहर मुंबई वापस आए थे। उसने रिया के कॉलेज में ही दाखिला ले लिया था। रिया को देख बेहद खुश होता है। तभी उसकी नज़र गौरी पे पड़ती है।
जो चुपचाप उनकी बातें सुन रही होती है। अरे रिया, ये कौन है? रिया की मम्मी ने उसका परिचय सबसे अपने गांव के पड़ोस की लड़की के रूप में कहकर करवाया था, जो पढ़ाई करके शहर आई थी, क्योंकि शिव नहीं चाहता था कि शादी की खबर से उसकी पढ़ाई में कोई भी परेशानी आए और कोई उसका मजाक बनाए। इसलिए रिया ने भी वही बात बताकर उसका परिचय कराया। अच्छा, इसका मतलब ये तुम लोग के साथ रहती है? गौरी की तरफ उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। हेलो, मैं अंकित, रिया के बचपन का दोस्त। गौरी उसकी बात सुनती है, लेकिन उससे हाथ न मिलाकर दोनों हाथ जोड़कर हेलो का जवाब देती है। अंकित भी अपना हाथ पीछे कर मुस्कुराकर उससे बात करने लगता है। कॉलेज में तीनों एक साथ पढ़ते हैं। गौरी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस थी। खाली टाइम में भी लाइब्रेरी जाकर वो अपनी पढ़ाई करती थी। धीरे धीरे वो अंकित से भी घुलने मिलने लगी। अंकित की बिना मतलब की बेवकूफ़ी वाली बातों पे उसे हंसी आती तो हल्की मुस्कान के साथ धीरे से हंस देती। जल्द ही कॉलेज में फ्रेशर पार्टी रखी गई। सब बहुत ही एक्साइटेड थे उस पार्टी को लेकर, लेकिन गौरी को कुछ खास रुचि नहीं थी। पार्टियों में वो अक्सर शादियों और पार्टियों में जाने से कतराती थी और घर पे ही रहना पसंद करती थी। लेकिन रिया और अंकित पार्टी सुनकर बहुत खुश हुए। अरे वाह, फ्रेशर पार्टी! अब तो कुछ यादगार होना चाहिए। क्यों ना हम लोग डांस करें? रिया को डांस बिल्कुल नहीं आता था, तो उसने मुंह बना लिया। तभी अंकित ने गौरी से डांस को पूछा। गौरी को डांस का बहुत शौक था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ये सब तो जैसे ख़त्म ही हो गया था। उसने अंकित को मना कर दिया। हालांकि थोड़ा मन उसे भी था, लेकिन उसने अपने मन की खुशी को कब का मार दिया था। अरे गौरी, कम ऑन, कभी तो कुछ मान लिया करो। जो कहो मना कर देती हो। और तो और, तुम्हारे चेहरे पे हंसी लाने के लिए भी मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर तुम्हारे चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आती है। उसकी बात सुनकर गौरी मुस्कुरा देती है। उसकी मुस्कान को हाँ समझकर अंकित तुरंत बोलता है, तो बोलो, क्या बोलती हो? बनोगी ना मेरी डांस पार्टनर? तो कॉलेज में अब डांस भी हो रहा है। गौरी पीछे मुड़ी तो अपने सामने शिवराज ठाकुर को खड़े पाया। आज जल्दी काम से वापस घर लौटते समय उसने सोचा कि उन दोनों को भी साथ में ले लिया चले, क्योंकि ये उनकी छुट्टी का समय भी था। लेकिन सामने का दृश्य देख वो सख्त हो गया। अंकित अपने भाई के दोस्त को देखकर खुश होकर बोला, हेलो भैया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो भी अंकित को देखकर पहचान गए थे। उसने हेलो का जवाब बस हल्का सा सर हाँ में हिलाकर दिया, क्योंकि वो गौरी को अंकित के साथ हंसता देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने गौरी और रिया को गाड़ी में बैठाया और वहाँ से बिना अंकित से बात किए निकल गया। रिया को भी अपने भाई का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गौरी और शिव को एक साथ आता देख दादी मन ही मन खुश हो रही थी और कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी जागी। भगवान करे ये हमेशा साथ रहे और जल्द ही मेरे पोते को अकल आ जाए और चांद जैसे मेरी बहू को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। जया जी डाइनिंग टेबल पर खाना ही लगा रही होती हैं। वो सामने से उन तीनों को आता देख बोलती हैं, अरे वाह, आज मेरे तीनों बच्चे साथ में आए हैं। खाना रेडी है, जाओ फ्रेश होकर जल्दी से आ जाओ। पता है मुझे, तुम लोगों के पेट में चूहे कूद रहे होंगे। गौरी हल्का सा मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ चल दी। शिव को अभी भी उसके और अंकित की नज़दीकी से परेशानी हो रही थी। वो भी गुमसुम अपने कमरे में चला गया। नाश्ते के बाद दादी ने रिया को अपने कमरे में बुलाया। क्या बात है रिया, आज कुछ हुआ है क्या? तुम भी चुपचाप थी, शिव भी गुमसुम सा बैठा हुआ था। कुछ हुआ है क्या? रिया अपने कॉलेज में हुई पूरी बात दादी को बताती है। पता नहीं भाई को क्या हो गया था। आज से पहले उन्होंने मेरे किसी दोस्त को ऐसे इग्नोर नहीं किया, और अंकित तो मेरे बचपन का दोस्त था और उनके दोस्त का भाई भी, फिर भी वो उससे अच्छे से नहीं मिले। भाई का भी कभी कुछ समझ नहीं आता। दादी समझ गई थी ये सब शिव क्यों कर रहा है। उनके चेहरे पर एक खुशी की तरह लहर छा गई। आखिर उनको शिव और गौरी को एक करने का जरिया जो मिल गया था। उनके दिमाग में अब शैतानी आइडिया घूमने लगे थे। कोई बात नहीं रिया, तुम अंकित को घर बुला लो, हम सब उससे मिलना चाह रहे हैं। काफ़ी समय बाद लौटा है अपने शहर। बोलो, दादी ने घर बुलाया है। रिया अपना सर हाँ में हिलाकर वहाँ से चली गई। उधर शिव, जो गौरी से बेहद नाराज़ था, या यूँ कहें उसे अंकित से बोले जाने पर उसे जलन हो रही थी, गौरी से मिलने उसके कमरे में आ गया। अपने सामने यूँ गुस्से से आता देख गौरी की सांसें अटक गई थी। जी, रिया नहीं है, वो दादी के पास है। हड़बड़ाहट में जल्दी से गौरी ने रिया के बारे में बताया। शिव उसकी तरफ अपनी आंखें कोड़े तंज कसते हुए बोला,
तो अब पढ़ाई के साथ साथ डांस भी करना है तुमको? गौरी उसको बड़ी हैरानी से देख रही थी। उसको नहीं समझ आ रहा था कि उसको इसके डांस से क्या परेशानी हो गई, क्योंकि इससे पहले शिव हमेशा उसके सपनों, उसकी इच्छाओं का सम्मान करते थे और बोलते थे जो अच्छा लगे वो करो। ये बात अलग थी, कभी गौरी को कुछ और करने की उम्मीद ही नहीं जागी थी। वो हड़बड़ाकर बोली, नहीं, मैं तो वो अंकित ने बोला था बस। अंकित का नाम सुनते ही उसका गुस्सा और भड़क उठा। उसने गौरी के दोनों बाजुओं को कसकर पकड़कर अपने सामने खड़ा कर दिया और गुस्से से हुई लाल आंखों को उसकी आंखों में डालते हुए बोला, अंकित ने बोला तो अब जो अंकित कहेगा वो तुम करोगी क्या? शिव के आए इस बदलाव से गौरी परेशान हो उठी। उसकी बाजू जो इस समय शिव के हाथ की जकड़ में थे दर्द होने लगे थे। उसको आंखों में डर से आंसू आ गए थे। उसने धीरे से बोला, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। शिव जो अभी तक गुस्से में भरा था, उसके दर्द से उसको भी एहसास हुआ। उसने जल्द ही उसको छोड़ दिया। मैं कोई डांस नहीं कर रही हूँ, मैं तो उसको मना ही करने वाली थी, तब तक आप आ गए। गौरी का जवाब सुनकर एक राहत शिव के सीने में आ गई। उसका गुस्सा भी उसके जवाब के साथ अब जा चुका था। वो बिना बोले कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन गौरी अभी भी उसकी ये हरकत समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि आज तक शिव ने कभी भी उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। रविवार की छुट्टी से घर में चहल पहल थी। आज सुकून से सब साथ में बैठे नाश्ता कर रहे थे। किसी को हड़बड़ाहट नहीं थी कॉलेज भागने की। तभी अंकित को आता देख दादी जी बहुत खुश हुई। अंकित सबको हेलो बोलता है। जया जी अंकित को देखकर बेहद खुश होती हैं। अरे अंकित बेटा, तुम कैसे हो? काफ़ी समय बाद तुमको देखा। और मम्मी पापा सब ठीक हैं? रिया ने बताया था तुम लोग अब अपने शहर फिर से वापस आ गए हो। जी आंटी, घर पर सब ठीक है। रिया गौरी भी इशारों में उसे हाथ हिलाकर हेलो बोलती हैं। उमेश जी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए अंकित से बोलते हैं, बहुत ही अच्छे समय पर आए हो, चलो बैठो, तुम भी नाश्ता कर लो। वही गौरी जो अंकित को देख मुस्कुरा रही थी, शिवराज की आंखों में खटकने लगा। गुस्से से वो लाल पीला हो रहा था। दादी शिव को देख मन ही मन बोलकर मुस्कुराए जा रही थी, अब आएगा ना मज़ा, बहुत परेशान किया है मेरी बच्ची को, अब कुछ दिन तुम भी परेशान हो लो शिव बेटा। नाश्ता करके सब लोग लिविंग रूम में इकट्ठा होते हैं। वहीं शिवराज गुस्से से अपने कमरे की तरफ चल दिया। उसको जाता देख दादी उसको रोक वहीं बैठने को कहती हैं, लेकिन कुछ काम बताकर वो चला जाता है। गौरी जो हमेशा चुपचाप सहमी सी रहती, अंकित और रिया दो लोग ऐसे थे जिससे वो खुलकर हंस भी लेती थी। तीनों गार्डन में बैठे बात कर रहे थे, चलो क्यों ना हम कहीं घूमने चले, बहुत दिन हो गए कहीं गए भी नहीं हम लोग। रिया जो रविवार को घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, आज घूमने के लिए बहाना भी मिल गया था। अंकित भी खुश था कि चलो उसको भी सबके साथ कंपनी मिल जाएगी। छत की रेलिंग पे खड़ा शिव उन सबको आपस में बातें करते सुन रहा था, और गौरी जिसके चेहरे पे अब बहुत कम मुस्कान आती थी, वो भी अंकित के साथ खुलकर हंस बोल रही थी। उसके सीने में एक अजीब सी चुभन हुई। उसको भी नहीं पता चला कि उसकी आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन गौरी को यूं किसी और के साथ हंसता बोलता देख उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। रिया ने घर वालों से जब बोला तो सबको ये आइडिया पसंद आया और सबने एक साथ पिकनिक का प्लान बना लिया। लेकिन शिव जो गौरी के साथ जाना तो चाह रहा था, लेकिन फिर भी गुस्से में अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर जाने को मना कर दिया। जया जी को अपने बेटे की चिंता थी, इसलिए उन्होंने भी जाने को मना कर दिया। गौरी ने जब ये देखा माँ ही नहीं जाएगी और काफ़ी दिन बाद आज माँ बाहर जाने को तैयार थी, अचानक से उनका यूं ना जाना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने जया जी से बोला, आप चली जाइए, मैं रुक जाऊंगी, सबको अच्छा लगेगा आप जाएंगी तो, और वैसे भी आप सबको पता है मुझे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। इससे पहले जया जी उसको जाने को कहती, दादी एकदम से बोल पड़ी, हाँ ये बढ़िया है, तुम रुको, शिव का ख्याल रखना, हम सब जल्दी आ जाएंगे। कुछ देर जया जी अपनी सास को हैरानी से देखती रही, लेकिन जल्दी उनको भी समझ आ गया कि वो क्या चाह रही हैं। सब पिकनिक के लिए निकल गए और घर में बचे बस शिव और गौरी। शिव अपने कमरे में लेटा गुस्से से बस गौरी को सोच रहा था। उसे गौरी की हंसी और मुस्कान से दिक्कत नहीं थी, दरअसल असली दिक्कत तो वो अंकित था। उसको समझने में बहुत ज़्यादा देर न लगी कि वो गौरी को अब किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ को अपने माथे पे रखा। सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके आंखों के सामने गौरी और अंकित की छवि आ रही थी, जो गार्डन में बातें कर रहे थे। वो मन ही मन बोल रहा था, ये पिकनिक तो बहाना है, मुझे पता है गौरी तुमको अंकित पसंद आने लगा है, तुम उसके साथ जाना चाहती थी इसलिए चली गई, वरना तुम रुक सकती थी मेरे लिए।
वो सोच ही रहा था कि तब तक दरवाजे पे एक दस्तक हुई। शिव हैरत में था कि इस समय तो घर पे कोई नहीं हो, तो फिर इस वक्त कौन होगा। उसे शायद लगा कोई नौकर हो। उसने अंदर आने को कहा। अपने सामने खड़ी गौरी को देख, जो हाथ में सूप लिए खड़ी थी, उसे देख हैरान होकर पूछा, तुम गई नहीं क्या अंकित के साथ? गौरी हैरानी से आंखें सिकोड़े उसे देखने लगी। तभी वो अपनी बात को फिर से सही करके बोलता है, मेरा मतलब है सबके साथ। गौरी को उसका यूं अंकित के साथ बोलना अच्छा ही नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने उस बात को ज़्यादा गौर नहीं किया। उसने उसकी तरफ सूप बढ़ाते हुए बोला, जी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो घर पर रुक गई। गौरी की फिक्र और उसके रुकने से शिव को बेहद खुशी मिली, लेकिन उसने अपनी खुशी अपने सख्त से चेहरे के पीछे छुपा ली और उसने उस पर तंज कसते हुए कहा, तुमको रुकने की क्या ज़रूरत थी? मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। वो उसकी बात सुनकर बिना बोले कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी शिव उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम मेरी वजह से रुकी हो तो कहाँ जा रही हो? अब बैठो मेरे पास, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो क्या मैं चिल्लाता फिरूंगा? शिव को बस उसे अपने पास होने का बहाना चाहिए था, जो उसे मिल गया था। गौरी सहमी हुई से पास खड़े सोफे पे बैठ गई। वो उसे बस ऐसे देख रहा था जैसे उसे पहली बार देख रहा हो। दुधिया बदन, सादा सूट, ढीली चोटी, जिसके कारण जुल्फें उसके चेहरे से खेल रही थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह ऐसे पहले भी थी, लेकिन एहसास अब उसे होने लगा था। उसे ऐसा यूं देखे जाने पर वो थोड़ा घबरा गई। वो उसकी नज़रों से बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसे उसका ऐसा देखा जाना बड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो कमरे से बाहर जाने का बहाना ढूंढने लगी। वो बाहर जाने को जैसे ही खड़ी हुई, शिव उसे आँख को सिकोड़कर घूर कर देखने लगा। पानी ख़त्म हो गया है तो किचन में जा रही हूँ पानी पीने, आपको चाहिए तो आपके लिए भी ला दूँगी, कहकर उसकी नज़रों से बचने के लिए कमरे में भाग गई। वो किचन पे पहुंचकर एक राहत की सांस ली। हे भगवान, उन्हें क्या हुआ? वो ऐसे क्यों मुझे देख रहे थे? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? वो धीरे धीरे अपने मन ही मन बड़बड़ा रही थी। वो जब वहाँ से बाहर जाने को पीछे मुड़ी, तभी वहाँ खड़े शिव के सख्त से सीने से लड़ गई। वो इसे आंखों फैलाए देख रही थी। आप यहाँ? मैंने बोला तो था कि मैं आ रही हूँ पानी लेकर, तो आप मुझसे भागने का बहाना ढूंढ रही हो। मुझे पता था तुम ना आती। शिव उसके और करीब आकर उसके कानों में सरगोशी करते हुए बोला, और उसकी जुल्फें जो बार बार आंखों के सामने आ रही थी, उसे बहुत ही प्यार से अपने हाथों से उसके कान के पीछे करने लगा। उसके स्पर्श की गर्मी से जैसे उसका दिल बैठ सा गया। वो सहमी हुई सी हल्का हल्का पीछे हटने लगी। तभी शिव ने अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़कर अपने और करीब खींच लिया। उसके यूं करीब आने से गौरी की सांसें गहरी हो गई थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि शिव भी उसकी आसानी से सुन सकता था। उसके यूं छू जाने से उसके अंदर करंट सा फैल गया। उसने कांपती हुई आवाज़ के साथ पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। उस समय उसकी बातों का उसे कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसने अपनी जकड़ और कस ली थी। उसने थोड़े जलन वाली आवाज़ के साथ बोला, क्यों अच्छा नहीं लग रहा मेरा छूना तुमको? और अंकित जब तुम्हारा हाथ पकड़ के बात करता है तब तो तुम कुछ नहीं कहती, उससे तो हंस हंस के बात करती हो। गौरी के लिए यूँ अंकित के साथ नाम जोड़ने जाने पर बड़ी हैरत होने लगी, तो गुस्से में उससे अपने से दूर करने की नाकाम कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी जकड़ से खुद को नहीं छुड़ा पाई। उसकी आंखों से आंसू टपक कर उसके गालों पे आ गिरा। उसने अपनी सफाई में बस इतना ही बोला कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, बस। शिव बेबस होकर अपनी आंखें नीचे किए हुए उसके माथों पे अपना माथा टिका लिया और फुसफुसाकर बोला, गौरी, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी लड़की से हंस हंस कर बोलती हो। गौरी की तो मानो सांस से अटक गई हो। वो उसकी हरकतों से हैरान भी थी और खुश भी, क्योंकि भले शिव ने उसको कभी अपनी पत्नी ना समझा हो, लेकिन गौरी ने हमेशा उसको दिल से पति ही माना था। गौरी हमेशा ही दिल में उसके वापस आने का इंतज़ार कर रही थी, और वो वक्त आ गया जब शिव को भी एहसास हो गया था कि वो गौरी को बहुत चाहता है। वो अपने होठों से उसके गाल पे पड़े आंसू को पोंछते हुए उसके चेहरे की तरफ झुक गया और अपने हाथों को उसके ऊपर नीचे सांसों के साथ उछलती धड़कनों पे रखता कि उसने शिव का हाथ पकड़ लिया और धीरे से फुसफुसाकर बोला, आप किस हक से हमें ऐसे छू रहे हैं? आप तो मुझे पत्नी ना मानते ही नहीं। उसकी बात सुनकर शिव ने अपनी आंखें खोली और एक नज़र गौरी पे डाली, जिसकी आंखों में उसका इंतजार साफ झलक रहा था, लेकिन उस रिश्ते का नाम खुद शिव से सुनना चाह रही थी।
तुम मेरी पत्नी हो। मैं मानता हूँ उस समय हालात ऐसे थे जो मैंने उस शादी को मना करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब जब तुम इस लायक हो कि मैं तुम पे अपना हक जता सकता हूँ, तो अब मुझे तुमसे दूर नहीं रहा जाएगा। आज मुझे मत रोको, मेरे अंदर बहुत उसे निकल जाने दो। शिव बेहद नरमी से कहकर उसे एक झटके में उसे बाहों में भर लिया। मगर आप तो वो कुछ आगे बोल पाती, शिव ने उसके होठों को अपने होठों की जकड़ में कर लिया और उसके होठ का जाम पीने लगा। गौरी तड़प उठी। उसने धीरे धीरे उसके बैक सूट की डोरिया को अलग कर दिया और उसने उसके पीठ पे अपने हाथों को स्पर्श देने लगा। उसके स्पर्श से गौरी मचल उठी। उसने उसके दुपट्टे को उसके गले से हटाकर अलग फेंक दिया और उसके सूट पे उसका बदन साफ जाहिर हो रहा था। कपड़ों के ऊपर से उसकी धड़कनें उछलती हुई साफ दिख रही थी। वह उसे देख बेकाबू हो गया। शिव, अभी नहीं, प्लीज़ मेरी बात सुनो। लेकिन उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। बहुत इंतज़ार कर लिया गौरी, अब तो सुहाग रात मनाने दो, कहकर एक पल में ही उसके सूट को भी उसके बदन से आज़ाद कर दिया। सामने का नज़ारा देख शिव की तो जैसे सांसें रुक गई हों। वो अपने थूक को गले से निगल रहा था और उसकी धड़कनें पिंक कलर की नेट की ब्रा में जकड़ी हुई थी। उसे देख बेकाबू वो हो रहा था। वो उसकी पिंक ब्रा के ऊपर से ही उसकी धड़कनों को हाथ से मसलने लगा। गौरी ने एक तेज सिसकी के साथ उसके बालों को जकड़ लिया। गौरी शर्म से बुरी तरह लाल हो रही थी। उसने जब हल्की शरारती मुस्कान के साथ गौरी को देखा तो वो शर्म से पीछे की ओर मुड़ गई। उसके दिल में अब शिव को लेकर सारी फिक्र खत्म हो गई थी, क्योंकि 3 साल पहले का रिश्ता जो किस्मत ने उसे थोप दिया था, आज वो हकीकत में उसका होने वाला था। शिव भी अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश से पीछे नहीं हट रहा था। वो जान गया था भले ही ये रिश्ता ज़बरदस्ती का हो, लेकिन वो उसकी पत्नी है। शिव ने इसकी पीठ पर अपने गर्म हाथों से सहराने लगा। उसके स्पर्श से गौरी की बुरी हालत हो रही थी। वो अंदर तक मचल रही थी। जल्दी उसने उसके ब्रा का हुक खोला, उसकी दुधिया धड़कनों को आज़ाद कर दिया था और पीछे से ही उसके दोनों धड़कनों को अपने हाथों से सहलाते हुए महसूस करने लगा। कभी उसे सहराता तो कभी कस के मसलता हुआ गौरी को अपने और करीब आने को मजबूर कर दिया। उसने गौरी को अपनी गोद में उठाया और बेहद प्यार से उसे बेड पर लिटा दिया और उसके करीब आते हुए उसके होठों की तरफ झुक गया। होठों की तड़प बुझाने के बाद धीरे धीरे उसके होठों के नीचे आकर उसकी धड़कनों को अपने होठों में समा लिया। गौरी तरफ से बेडशीट को दबोच रही थी। अपने होठों से उसके नाजुक वजूद को छूने के बाद उसने लाइट बंद करके धीरे धीरे उसकी नर्म और गर्म नाजुकी को अपनी उंगलियों से सहराने लगा। गौरी की सिसकियाँ उसे और करीब खींचने लगी। वो अब उसमें पूरी तरह समा जाने को बेताब हो रही थी। उसे मछली की तरह तड़पता देख शिव से और नहीं रुका गया। वो उसमें अपने आप को धीरे धीरे समाता चला गया। उसने उसके दोनों टांगों को खोलकर उसकी नाजुकी को सहराते हुए उस पर अपने होठ रख दिए। गौरी तेजी से सिसक उठी। अब वो पूरी तरह से उसकी नाजुकी में जाने को तैयार हो चुका था और एक झटके के साथ उसकी नाजुकी में समा गया। गौरी को एक दर्द भरी चीख निकल गई और वो उसमें अपना प्यार लुटाता गया। गौरी उसके प्यार को महसूस करती सिसकियों के साथ उसका साथ दे रही थी। शिव का प्यार उसे सुकून दे रहा था। जल्दी ही दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। शिव ने बेहद प्यार से उसके माथे को चूमा और उसको अपनी बाहों में समेट लिया। कुछ देर बाद गौरी की नज़र दीवार पर लगी घड़ी पे गई। वो हड़बड़ाकर बैठ गई और तेज तेज सांसें लेने लगी। शिव ने जब उसकी यह हालत देखी तो उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ गौरी, इतना घबरा क्यों गई? अभी तक वो घर वालों के ख्याल से बेफिक्र थी, लेकिन जैसे ही घर वालों का ख्याल आया उसके माथे पे डर का पसीना आने लगा। घर वाले, उनसे हम क्या कहेंगे? शिव उसकी चिंता समझ रहा था, लेकिन शिव जानता था कि उसने जो किया वो गलत नहीं है। गौरी उसकी पत्नी थी और शादी के 3 साल हो गए थे, जिसके कारण उनका शादी अब कानूनी थी। उसने उसकी फिक्र को दूर किया और कहा, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए घर वालों से बात करूँगा। गौरी उसके कंधे पे सर टिकाकर कुछ देर यूं ही बैठी रही। गौरी बेटा, हम लोग आ गए, कहाँ हो तुम? गौरी अपने गीले बालों को ड्रायर से सुखा रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर कमरे से हड़बड़ाते हुए बाहर आई। शिव के साथ बिताए पल को सोच कर लड़खड़ाते कदमों के साथ अपनी उंगलियों को मसलते हुए आगे बढ़ रही थी।
सबको देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन अपने शिव के बारे में सोच सोच कर उसके माथे पे पसीना भी आ रहा था। रिया दौड़कर उसके पास आई और कसकर उसे गले लगा लिया। पता है गौरी, हम लोग ने वहाँ बहुत मज़ा किया, बस तुम्हारी ही कमी थी। तुम वहाँ होती तो बहुत मज़ा आता तुम्हें। भाई को भी आज बीमार होना था, उनकी वजह से तुम्हें इतनी अच्छी पिकनिक छोड़नी पड़ी। वो गौरी के ना आने से थोड़ा उदास हो गई थी, लेकिन गौरी तो आज पिकनिक ना जाने की खुशी ज़्यादा थी, क्योंकि आज उसको उसका हक जो मिला था। सबकी आवाज़ सुनकर शिव भी सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ गया। गौरी उसे देख हल्का सा शर्म से मुस्कुरा दी। जया जी ने जब शिव को देखा तो उसका हाल चाल पूछने लगी। कैसी तबीयत है अब शिव? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर मेरी देखभाल करने के लिए मेरी पत्नी जो रुकी थी। उसकी बात सुन सब उसे हैरानी से देखने लगे। उमेश जी, जो कब से इस उम्मीद में थे कि कब मेरा बेटा गौरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा, सुनकर बेहद खुश हो गए। तुम्हारा मतलब है गौरी बहू? शिव अपना सर हाँ में हिलाता है, जिसे देख सब खुश हो गए थे। वहीं पास खड़ी गौरी दादी के पीछे शर्म से अपने आप को सबकी नज़रों से बचाने के लिए छुप गई। जया जी, जो कब से आस लगाए बैठी थी कि एक दिन उनका बेटे को एहसास होगा कि गौरी उसकी पत्नी है, तो वो धूम से उसकी शादी करेंगी, वो भी इस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आज वो पल आ गया था। जया जी ने अपनी सास की तरफ देखा और इशारों इशारों में उन्हें अपनी सास को धन्यवाद दिया। दोनों की शादी एक हफ्ते बाद धूम धमाके से करने को तय हुई। वहीं गौरी के गांव से उनकी माँ बाबू को भी बुलाया गया। आज वो दिन आ ही गया था जिस दिन पूरा घर पीले और सफ़ेद फूलों से सजा था। शादी की तैयारियों में कोई कमी ना रह जाए, इसी फिक्र में जया जी इधर उधर सबको काम समझा रही थी। दादी सब मेहमानों के पास बैठे बातें कर रही थी। उमेश जी बाहर कैटरिंग मंडप वालों को उनका काम समझा रहे थे। शिवराज, जो आज बेहद खुश था, अपने कमरे में दूल्हे बनने पे आज उसकी अलग ही खुशी थी। वहीं दूसरे कमरे में रिया अपनी भाभी को अच्छे से सजा संवार रही थी। गौरी आईने के आगे अपनी आंखें झुकाए बैठी मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन एक हल्का सा दुख अपने माँ बापू से मिलने को था, क्योंकि आज के दिन हर लड़की का सपना होता है उसके माँ बापू उसके साथ हो। फिर भी चेहरे पे मुस्कान लिए अपने आप को तैयार करवा रही थी। भाभी, अब देखिए आईने में, आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं, रिया ने अपने हाथों से उसकी बलाई लेते हुए कहा। गौरी धीरे धीरे अपनी नज़रें उठाकर अपने आप को देखती है। वो लाल जोड़े पे, माथे पे टीका, नथ जेवर में बनी दुल्हन बहुत बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने वो खुद को देखकर शर्म से अपना चेहरा फिर एक बार नीचे कर लिया था। रिया बेटा, भाभी को नीचे ले आओ, मुहूर्त का समय हो गया है। जया जी की आवाज़ बाहर दरवाजे से सुनाई दी। जब दरवाज़ा खुला तो सामने जया जी गौरी को देखकर खुश हुई। गौरी हमेशा बहुत ही साधारण सी रहती थी, आज सच संवर कर भला की खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने उसकी नज़र उतारी और कान के पीछे एक काला टीका लगाया, ताकि उनकी बहू को किसी की नज़र न लगे। जब रिया गौरी को मंडप पे ले जा रही थी, गौरी की नज़र अपने माँ बापू पर पड़ी। उनको वहाँ देख गौरी हैरान हो गई और खुश भी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वहीं खड़े गौरी के माँ बापू उसके पास आकर उसकी आने वाली नई ज़िंदगी के लिए ढेर सारा आशीर्वाद दिया। वो आज बेहद खुश थे, क्योंकि ज़िंदगी ने उससे जो जो खुशियाँ दूर कर दी थी, आज उसे वो सब मिल गई थी। गौरी ने अपनी सास जया जी को बेहद प्यार से देखा, जैसे वो इन सब पल के लिए उनको धन्यवाद कर रही हो। जया जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और मंडप तक उसे ले गई। वहीं खड़ा शिव, जो कब से अपनी दुल्हन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, गौरी को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी नज़र तो गौरी पे ऐसे टिकी कि हटने का नाम ही नहीं ली। दादी ने मजाकिया अंदाज में अपने पोते से कहा, बस करो शिव बेटा, ये तुम्हारे पास ही आनी है, अभी तो नज़रें हटा लो। उनकी बात से जया जी और पास खड़े सब लोग हंसने लगते हैं। वहीं शिव भी शर्म से अपनी नज़र नीचे कर लेता है। उनकी शादी पूरी रीति रिवाज से संपन्न होने के बाद उसे शिव के कमरे में बिठा दिया गया था। गौरी, जो आज अपने कमरे में ना होकर हक से शिव के कमरे में थी, बेहद खुश थी और आंखों में नमी लिए वो भगवान का धन्यवाद कर रही थी। तभी एक दस्तक से उसकी सांसें थम गई। कमरे में शिव के कदमों से जैसे उसकी धड़कनें फिर एक बार तेज धड़कना शुरू कर दी हो। शिव कमरे में आकर उसके कमरे के दरवाज़ा लॉक कर उसके पास बैठ गया। उन दोनों के रिश्ते तो पहले ही बन चुके थे और आज जो दुनिया की नज़रों में भी वो पूरी तरह पति पत्नी बन गए थे। शिव ने बेहद प्यार से उसका घूंघट उठाया। उसका चमकता चेहरा और शर्म की लाली ने उसको बेहद खूबसूरत बना दिया था।
उसने उसके चेहरे को बेहद नाजुक से अपने दोनों हाथों से थामा और उसके माथे को प्यार से चूमा। उसने गौरी को ज़िंदगी भर खुश रहने का वादा करके अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। उनकी शादी इन दोनों के रिश्ते के साथ साथ घर में खुशियाँ बिखेर दी। उन्होंने प्यार और सम्मान से नई ज़िंदगी के लिए कदम रख दिया था।